नमस्कार। स्वास्थ्य मंत्रालय और दूरदर्शन के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। वक्त बदलता है। ये वक्त आज से कुछ दशक पहले इस तरह का हुआ करता था कि हम रिश्तेदारों के यहाँ जाते थे और रिश्तेदार हमारे घर आया करते थे। लेकिन वक्त बदलता है और पिछले 1.5 साल में जो वक्त बदला है उसके बाद तो रिश्तेदारों के क्या, दोस्तों के यहाँ, पड़ोसियों के यहाँ भी आना जाना बंद हो गया है। सिर्फ कुछ लोग हैं जिनको देखकर और जिनके व्यवहार को देखकर सबको चिंता होती है कि जब भी ज़रा सी छूट मिल जाए या प्रतिबंध में भी कहीं से रास्ता निकालकर वो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर तोड़ने का या उसका पालन न करने का जैसे उन्होंने बीड़ा सा उठा रखा है और उनकी वजह से सबको चिंता होती है। सुदर्शन फाकिर का एक शेर है, वही कहते हैं कि वक्त के साथ साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। वक्त बदलता है तो हमें अपना व्यवहार भी बदलना चाहिए। कोरोना ने हमें यह सिखाया है कि किस तरह एक अदृश्य खतरे का सामना करते हुए हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारे आसपास पूरा माहौल सुरक्षित है। फिलहाल अगर हम कोरोना की बात करें तो कई चिंताएं हैं और ख़ास तौर पर इसके वेरिएंट को लेकर जो बात है, आज बहुत विस्तार से हम विशेषज्ञों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वेरिएंट को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है वो कहाँ तक हमें चिंता में डालेगी या हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, और फिर टीकाकरण की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में और क्या बदलाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर NK अरोड़ा। बहुत स्वागत आपका। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनक्लिन ट्रस्ट और साथ ही आप चेयर हैं कोविड वर्किंग ग्रुप के। बहुत स्वागत। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुजीत सिंह जो डायरेक्टर हैं NCDC के, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बहुत स्वागत डॉक्टर रणदीप गुलेरिया आपका भी। जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर रणदीप गुलेरिया मैं आप ही से करना चाहूँगा, और सवाल यही कि अगर थर्ड वेव यानी तीसरी लहर आएगी तो क्या वो डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से ही आएगी? ये तो कहना मुश्किल है कि तीसरी वेव डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक अगर हम देखें तो डेल्टा प्लस वेरिएंट अभी जो सर्कुलेशन है, इट इज़ नॉट द डोमिनेंट सर्कुलेटिंग स्ट्रेन, और जहाँ जहाँ भी इसके केसेस पाए गए हैं ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हम देख रहे हैं कि एकदम केसेस का स्पाइक हो रहा है। इसलिए अभी तो ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि डेल्टा प्लस के कारण वेव आएगी। अगर वेव आएगी तो हमारे व्यवहार के कारण आएगी। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं अपनाएंगे तो हम वायरस को फैलने देंगे, चाहे वो डेल्टा प्लस हो या डेल्टा हो या कोई और भी वेरिएंट हो, और उसके कारण वेव जरूर आएगी और जल्दी आएगी। इसलिए अगर हम अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगा के रखें, हाथ धोएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, और ये कुछ समय के लिए कुछ हफ्तों के लिए करें जब तक वैक्सीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नहीं लगती, तब तक हम अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो हम फिर तीसरी वेव को रोक सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं, या उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। डॉक्टर सुजीत सिंह, यही बात अगर डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर एक तरफ हम ये कहें कि अगर वो रिस्पॉन्सिबल या वो जिम्मेदार नहीं होगा तो फिर डेल्टा प्लस को लेकर इतनी चिंता क्यों है? देखिए संजीव जी, इस बात को हमें समझना बहुत आवश्यक है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या। डेल्टा वेरिएंट से हम ऑलरेडी एक दूसरी सर्ज देख चुके हैं, बिल्कुल, जो कि नेशन वाइड है, और जिस डेल्टा वेरिएंट को हमने दुनिया में देखा कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग वेरिएंट के रूप में उभरा, जिसने हमारे पास B117 जो अल्फा वेरिएंट है उसको रिप्लेस कर दिया, और हमारा जो एग्जिस्टिंग सार्स कोवी वेरिएंट है उसको भी रिप्लेस कर दिया। आज की तारीख में ये हमारे देश में 80 से 90% तक के इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट नापा गया। अब आइए डेल्टा प्लस क्या है? डेल्टा वेरिएंट का ही एक सब लीनिएज एडिशनल म्यूटेशन के साथ उपस्थित हुआ है। इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न इसलिए कहा गया है क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट का सब लीनिएज है, और डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी VOC है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसीलिए इसको भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया गया। अब जैसा कि रणदीप गुलेरिया सर ने कहा, हमारे देश में आज की तारीख में सिर्फ 51 केस हैं। अगर हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अप्रैल में 12-15 केस हैं, मई में हमारे 31-32 केस हैं, और हमारे जून में देखा जाए तो 7 या 8 केस हैं।
तो ये 12 राज्यों में विस्तृत फैले हुए हैं। और अगर हम सिटी वाइज देखें तो हमारे से 3 या 4 शहर ऐसे होते हैं जहां पे 4-4 केस या 5 केस, या रत्नागिरी में अगर हम जाएं तो 9 केस हमको मिलेंगे, जो कि 3 महीनों में बटे हुए हैं। तो हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकते कि इन केसेस का एक राइजिंग ट्रेंड हमको केसेस की राइज के साथ जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब दोनों चीजें साथ में बढ़नी चाहिए, एक्सपोनेंशियल राइज और एक्सपोनेंशियल प्रोपोर्शन ऑफ केसेस ड्यू टू डेल्टा प्लस वेरिएंट, तब हम कहेंगे। और ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशंस हैं वो तो हमको ऑलरेडी ट्रांसमिशन दे चुके, तो इसमें भी वही म्यूटेशंस हैं जो डेल्टा में हैं। तो एडिशनल म्यूटेशन जो है वो 2 बातों के लिए पब्लिक हेल्थ से रेलेवेंट है। क्या? पहली चीज इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी, जिसमें कि वैक्सीन ब्रेक थ्रू मिल सकते हैं, जो कि हमको ये जो हमारा बीटा वेरिएंट है उसमें मिला था, इसलिए चिंता का विषय है। लेकिन आज तक ये कहीं पे भी साइंटिफिकली एविडेंस से सत्यापित नहीं हुआ है। तो ये एक मुख्य बात है कि जब तक हमको साइंटिफिकली, इस बात को जरा स्पष्ट कर दीजिए दर्शकों को, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर सुजीत सिंह जी, ये बता दीजिए। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं क्योंकि इसका जो ये म्यूटेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये म्यूटेशन बीटा वेरिएंट में भी पाया गया है, जो कि साउथ अफ्रीका जो ने सबसे पहले पाया गया था। तो उसके कारण ये चिंता है क्योंकि उसमें एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म लेबोरेटरी कंडीशन से या जीनोमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से जिस जगह पे ये म्यूटेशन होता है उस जगह के से जीनोमिक हमको ये इंडिकेशन मिलता है कि ये शायद इम्यून एस्केप मैकेनिज्म दे, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकता है। लेकिन ऐसा कहीं पे भी एपिडेमियोलॉजिकली, चाहे हिंदुस्तान में चाहे विदेश में, क्योंकि अभी कुल मिला के लिमिटेड विदेश में भी अगर केसेस देखें तो 200-250 से ज्यादा केसेस नहीं। आपने वैक्सीन का भी जिक्र किया। जी हाँ, वैक्सीन के ब्रेक थ्रू की जो बात कर रहे हैं हम, कि वैक्सीन के बाद भी, और यही लोगों में चिंता का एक कारण बन सकता है डेल्टा प्लस को लेकर जो चिंता है, डेल्टा प्लस को लेके। लेकिन डेल्टा प्लस को लेके अभी आज तक जो केसेस का हमको सब जगह देखने को मिला, तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला जिससे कि हम आज की तारीख में ये कह सकें कि ये जो है हमारे वैक्सीन को चकमा देगा। लेकिन इसको हमको आगे ऑब्जर्व करने की जरूरत है। जब तक हमारे पास और प्रमाण नहीं आते, हमको स्टैटिस्टिकली साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलते, तब तक हम इसको उस तरीके से नहीं देख सकते। डॉक्टर एन के अरोड़ा, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया से भी हम बात करेंगे। है क्या मामला कि सेकेंड वेव, दूसरी लहर के आने के पहले जब जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हुई थी और कुछ वेरिएंट्स की बात हुई थी, तो उस वक्त ये बात निकली कि जो भी म्यूटेशन हुआ है वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन उसके बाद दूसरी लहर आई। अब अगर हम ये कहते हैं कि डेल्टा प्लस से हमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, तो हम दरअसल क्या कह रहे हैं? क्या हम सचमुच ये मान रहे हैं कि डेल्टा प्लस से हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है? तो एक पहली बात तो ये है कि कोई भी नई वेव एक वेरिएंट के द्वारा ड्राइव होती है। अच्छा, तो हमारी जो सेकेंड वेव थी वो डेल्टा वेरिएंट से ड्राइव थी। और उसकी खासियत क्या थी डेल्टा वेरिएंट की, कि ये बहुत तेज़ी से, इसका प्रसार बहुत तेज़ होता है, ट्रांसमिशन। ठीक है। तो 3 चीज़ें होती हैं जो चिंता की बात होती हैं। नंबर 1, कितनी तेज़ी से प्रसार कर रहा है। दूसरा, क्या ये गंभीर बीमारी कर रहा है। और तीसरा होता है कि वैक्सीन का जो प्रभाव है उसको ये कितना निरस्त कर पा रहा है, यानी जिसको वैक्सीन एस्केप की मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा वेरिएंट एक सुनामी की तरह था, क्योंकि उसकी प्रसार की जो क्षमता है बेहद ज़्यादा, यानी कि जो ओरिजिनल चाइनीज या वुहान वेरिएंट था, उसके बाद अल्फा वेरिएंट था, उससे 2 से 5 गुना ज़्यादा तेज़ी से। और यही कारण था कि हम सबका जो अनुभव है व्यक्तिगत, कि जिस परिवार में एक इन्फेक्शन हुआ करीब सारे लोग प्रभावित हुए। वो एक मोटा एक आम जनता को समझने के लिए है कि ये इसकी प्रसार क्षमता बहुत ज़्यादा थी, और उसी की वजह से ये सुनामी आई और पूरा देश को उसमें सेकेंड वेव आया। डॉक्टर सुजीत सिंह जो एक चीज़ बहुत अच्छी बता रहे हैं कि हम जो जीनोमिक सर्वेलेंस का मुख्य मकसद क्या है, हम ऐसे किसी बदमाश को देखें जो बहुत तेज़ी से बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जी। तो ये अप्रैल में पिकअप किया गया, और उसके बाद मई, और उसके बाद जून। हम डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं। डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं। जी। तो डेल्टा प्लस हमने जो नया देखा, तो डेल्टा के अंदर था, इसलिए सबको चिंता हुई और उसको बहुत माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया गया कि इसको बहुत तीखी नज़र से देखने की ज़रूरत है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 3 महीने में इसका प्रसार बहुत धीरे है,
और लिमिटेड जगह में है पूरे भारत में जी। और बाकी दुनिया में भी इसका प्रसार तेजी से नहीं हुआ। तो ऐसा लगता है क्योंकि किसी भी वेरिएंट को कहना कि ये बहुत खतरनाक है, एक बहुत महत्वपूर्ण उसका गुण ये होना चाहिए, या तो प्रसार बहुत तेजी से हो या वो मृत्यु बहुत कारण गंभीर बीमारी करता है। तो गंभीर बीमारी भी नहीं है और ये फैल भी ज़्यादा तेजी से नहीं रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसमें लापरवाही बरतें। हमारा मेन मकसद जो पूरे का पूरा इंसाकॉग का जो नेटवर्क है वो इसको बहुत तीखी नज़र से देख रहा है कि कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि दूसरी वेव में जैसा हुआ, एक सुनामी आई, वैसे तीसरी वेव के लिए ये वेरिएंट तो नहीं हो सकता। तो इस पे नज़र रखी जा रही है। अभी कहना मुश्किल है, जैसा कि रणदीप जी ने भी कहा और सुजीत ने भी कहा जी, कि अभी ऐसा लगता नहीं है, लेकिन एक जो बेसिक चीज़ है पब्लिक हेल्थ में, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल ठीक बात तो है। हम इस चीज को बिल्कुल तीखी नजर से रखेंगे, लेकिन फिलहाल इस बारे में दहशत होना बिल्कुल नाजायज है। उसका काम वैज्ञानिक बहुत तेजी से और नजदीक से देख रहे ये हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि एक तो पैनिक नहीं करना, डरना नहीं है, लेकिन सावधान हमेशा रहना है। सावधानी बिल्कुल हमें बनाए रखनी है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आपने भी अभी ये बात कही और भी एक्सपर्ट्स ये बात कह रहे हैं कि थर्ड वेव उतनी भीषण या प्रचंड नहीं होगी जितनी सेकेंड वेव थी, और ये आएगी भी तो ये हल्की रहेगी। ये किस आधार पर, किस वैज्ञानिक आधार पर ये बात कही जा सकती है? तो इसके 2-3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अगर हम देखें कि फर्स्ट जो सेकेंड वेव थी उसमें हमारे जो लोग इन्फेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्शन हुआ, और अगर हम ये कहें कि उससे कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको माइल्ड हुआ या कोविड हुआ या एसिम्प्टोमेटिक हुआ। हम ये भी मानते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोविड इन्फेक्शन होती है, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं और वो उनकी टेस्टिंग भी नहीं होती और हमें पता नहीं चलता। तो उसी के हिसाब से हम देखें तो हमारे काफ़ी हद तक जो जनसंख्या है उनको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और उनमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। साथ साथ हमारी वैक्सीन ड्राइव भी बहुत तेजी से चली है, बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग रही है और आस्ता आस्ता ये ड्राइव और तेज होगी। हमारा टारगेट है कि रोज हम 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें। तो इससे ऐसा होगा कि हमारे जो ओवरऑल नंबर ऑफ पीपल जिनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जिनसे कोविड से प्रोटेक्शन मिलेगा, चाहे नेचुरल इन्फेक्शन से हो चाहे वैक्सीन से हो, उसका जो नंबर है वो काफी ज्यादा होगा। उससे 2 फायदे हैं, एक तो सीवियर डिजीज नहीं होगी, दूसरा चेन ऑफ ट्रांसमिशन को हम रोक पाएंगे, और इन दोनों कारण जो है, इसके कारण केसेस जो हैं वो अगली वेव में कम होंगे। और जैसे हम कह रहे हैं कि क्रॉस इम्यूनिटी भी है, इसलिए अगर हम कहें कि कोई नया वेरिएंट भी आएगा तो उससे भी वैक्सीन से प्रोटेक्शन मिलेगी। और ये हमने पहले भी देखा है कि प्रोटेक्शन जो है वो नए वेरिएंट्स जो अगर आते हैं तो उससे भी मिलती है। कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि जैसे अभी कहा गया एक इम्यून एस्केप मैकेनिज्म से वैक्सीन की एफिकेसी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन अभी भी जो डेटा आया है उससे ये क्लियर है कि वैक्सीन इफेक्टिव है और वो कामयाब रहेंगी, और इसलिए अगली जो वेव है उसके बहुत ज्यादा सिवियर होने के चांसेस कम हैं। एक छोटी सी टिप्पणी हम आपसे और चाहेंगे, वो ये कि जैसे अभी भी अगर हम बात करें तो अभी भी सेकेंड वेव खत्म नहीं हुई है, काफ़ी कम तो हुई है, अभी भी 50,000 के करीब जैसे मामले हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो क्या डॉक्टर गुलेरिया, महामारी में ऐसा भी होता है कि जैसे सेकेंड वेव खत्म ना हो और उसी में तीसरी वेव आके मिल जाए, लेकिन उतनी ज़्यादा गंभीर ना हो, भीषण ना हो, लेकिन वो भी उसमें आके मिल जाए? हाँ, ये हो सकता है। और ये हमने, अगर हम वेव की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पे एक से ज्यादा वेव आई है। दिल्ली में तो अगर हम वेव्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में 4 वेव्स आई थी, क्योंकि कुछ केसेस कम हुए और फिर एकदम बढ़े थे। अगर आप दिल्ली की ही बात करें तो ये भी हो सकता है कि आपके केसेस कुछ कम हो, बिल्कुल खत्म नहीं हुए हो, लेकिन उसके बाद फिर से केसेस आने शुरू हो। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक तो नए वेरिएंट के कारण हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बिहेवियर के कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो ससेप्टेबल हैं, जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ और जिनको कोविड हो सकता है। और अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं निभाएंगे तो उनको एकदम इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि जब लॉकडाउन था, जब बहुत ज्यादा सख्ती थी, तो एकदम केसेस कम हो गए। लेकिन जैसे जैसे वो सख्ती कम हुई और लोगों ने मिलना शुरू कर दिया, तो वायरस को फैलने का एक मौका मिला है। और वायरस अब जब फैलेगा तो उन लोगों को जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, जो ससेप्टेबल हैं, उनमें फिर इन्फेक्शन होगा और फिर केसेस कुछ हद तक बढ़ सकते हैं। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है, क्लोज सर्वेलेंस करने की जरूरत है। और किसी भी एरिया में अगर हम देखें कि केसेस बढ़ रहे हैं, हमारी पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है,
वहां पे कुछ हद तक कंटेनमेंट जोन या मिनी लॉकडाउन करने की जरूरत है, जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और उनको हम पहले ही मैनेज कर पाए। बिल्कुल। डॉक्टर सुजीत सिंह, यही सवाल हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे। दो बातें मुख्य तौर पर। पहली बात तो ये कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो पॉजिटिविटी रेट 5 से ऊपर चल रहा है, कई जगहों पर वहाँ बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी जब डेल्टा वेरिएंट की बात थी और अब डेल्टा प्लस की बात है, महाराष्ट्र उन राज्यों में शामिल है जिनके लिए एक अलर्ट जारी किया गया है जहां पर डेल्टा प्लस के मामलों को लेकर। तो महाराष्ट्र और उस इलाके में, उस तरफ के इलाके में ऐसी क्या बात है, क्या कारण है और अभी भी केसेस वहां क्यों नहीं कम हो रहे हैं? देखिए, मैं इसको इलाके से जोड़ना नहीं चाहूँगा। जैसा कि आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में हमने ज़रूर देखा है कि महाराष्ट्र में चाहे H1N1 हो, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते थे, चाहे हमारा पहले वो हो और भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वो महाराष्ट्र में, गुजरात में, केरल में एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत पहले आए। लेकिन आने के बाद जो बात होती है, जो मुख्यतः जो अभी गुलेरिया साहब ने भी कहा कि जो हमारी वेव कैसे आती है, सर्ज कैसे आती है, या इन्फेक्शन कैसे एक पर्टिकुलर लेवल से बढ़ता है, उसमें मुख्यतः 4 बातें हैं। ससेप्टेबल पूल एक बात हो गई, जो वैक्सीनेशन कवरेज से कम कर सकते हैं हम उसको, और दूसरा इन्फेक्शन के द्वारा, नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा। नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी ग्रेजुअली वैन ऑफ होती रहती है और उसके वैन ऑफ होने के साथ ससेप्टेबल पूल बढ़ता रहता है। तो अगर ससेप्टेबल पूल हमारा बढ़ेगा, हमारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में गार्ड में लोअरिंग होगी और हम प्रॉपरली अपने वैक्सीनेशन ड्राइव को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमको एक ये ससेप्टेबल पूल को एक मौका मिलेगा वायरस के ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाने का। अब दूसरी बात यह है कि ट्रांसमिशन की बात, अब महाराष्ट्र में जो ट्रांसमिशन था वो बहुत ज़्यादा फैला था, तो भले ही सब जगह कम हुआ था, लेकिन अगर आप ओवरऑल कम देखेंगे तो महाराष्ट्र में उतने हद तक नहीं गया था। महाराष्ट्र में दूसरी चीज, ग्रामीण इलाकों में भी ट्रांसमिशन फैल गया था, तो ट्रांसमिशन कम हुआ क्योंकि लॉकडाउन और सीवियर पब्लिक ने ध्यान दिया इस चीज को कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना चाहिए। चौथी बात जो थी, जो उनके कंट्रोल के बाहर थी और हमारे भी कंट्रोल के बाहर है, वो है वेरिएंट का आना। वेरिएंट का आना सबसे पहले महाराष्ट्र के विदर्भ एरिया में हुआ, जो कि हमको एक एक्सपोनेंशियल सर्ज के रूप में एक पब्लिक हेल्थ सिग्नल मिला, जिसको कि हमने पकड़ के जीनोम सीक्वेंसिंग की, उसको एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएट किया। तो इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में हमको करीब 1.5 महीने से ऊपर लग गया, क्योंकि जब तक हम वीक बाय वीक इसको एसोसिएट नहीं करेंगे, पब्लिक हेल्थ साइंटिफिक एविडेंस नहीं निकालेंगे, तब तक हम कह नहीं सकते। तो इस दौरान महाराष्ट्र में इसका काफी हद तक फैलाव हो गया था। अब वो फैलाव हो गया, वो गांव-गांव तक पहुंच गया, तो ये वैक्सीनेशन मतलब ट्रांसमिशन इंटरनली चल रहा है। तो ये ट्रांसमिशन जो चल रहा है, इसको पूरी तरह से खत्म होने में समय लगेगा। और यही चीज जो दूसरी जगह आपने देखा, क्योंकि हमें पहले से एडवांस वार्निंग मिल गई थी कि एक नया वेरिएंट आ चुका है, तो हम लोगों ने पहले, आपने देखा होगा हमारे सचिव सेक्रेटरी साहब ने सब जगह लेटर लिखा था 6 प्रदेशों में खास तौर पे, जिनको कि इसमें सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी। गुजरात था, मध्य प्रदेश था, पंजाब था और भी बहुत प्रदेश थे। ऐसे ही डेल्टा प्लस के बारे में है, जैसे ही डेल्टा प्लस का हमको पता लगा, हम लोगों ने सब जगह सचेत किया। और महाराष्ट्र की जो आप बात कर रहे हैं, 2 जगह हमें खास तौर पे जलगांव और रत्नागिरी में हमको ज्यादा केसेस मिले हैं, मतलब टोटल केसेस, ऑल्दो उनका डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन उसी के साथ ही तुरंत ही सचिव साहब ने हमारे फिर से सब जगह लिखा, और जहां जहां हमको क्लस्टरिंग मिल रही है, जैसे चेन्नई में मिली है, जैसे आपके रत्नागिरी में, जैसे भोपाल में है, सभी जगह के हेल्थ मिनिस्ट्रीज को इसके लिए दिया गया है कि वो वहां पे मिनी कंटेनमेंट बनाएं और इन केसेस के आसपास के फैलाव को चेक करें और एक्सटेंसिव जीनोम सीक्वेंसिंग करें, जिससे कि हमें ये पता चले कि एक्चुअली डेल्टा प्लस है कितना। क्योंकि हमें यह भी पता करना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका भी कोई हिडन ट्रांसमिशन चल रहा है। तो वो चीज इस तरीके से निगाह रखी जा रही है। जैसे अरोड़ा साहब ने कहा कि साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं, जनता को हमको सहयोग करने की आवश्यकता है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन इलाकों में और ज्यादा सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। बहुत संक्षेप में मैं चाहूंगा डॉक्टर सुजीत सिंह ये भी समझा दें आप कि जीनोम सीक्वेंसिंग की जब बात होती है तो सैंपल्स आप किस तरह से लेते हैं? रोजाना लाखों टेस्टिंग होती है, कोरोना पॉजिटिव जो निकलते हैं, तो उनमें से कहां से आप इलाकों के हिसाब से किस तरह से आप ये करते हैं और कितना समय लगता है? देखिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के 2 पर्पस होते हैं प्राइमरी। एक तो ये है कि कोई नया वेरिएंट आया उसको हमको पकड़ना है, दूसरा ये होता है जो एग्जिस्टिंग वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, जो कि अल्फा, बीटा, डेल्टा ये वाले हैं, तो इनको हमें ये जानना है कि इनका फैलाव देश में कितना है।
अगर ये वेरिएंट को देखते हैं, वो हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग लैब तुरंत बता देते हैं और तुरंत हम उनको राज्यों के साथ शेयर कर लेते हैं जी। लेकिन जैसे नया म्यूटेशन आया कोई, जो कि आप इसमें जैसे 4K417N जिसको हम डेल्टा प्लस कह रहे हैं आजकल, AY कह रहे हैं, तो वो वेरिएंट आया, तो उसको हमारा एक साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप है जिसके चेयर डॉक्टर अरोड़ा साहब हैं, वो ग्रुप हमारा पूरे कंट्री के एक्सपर्ट्स के साथ बनाया गया है। वो जीनोमिक एक्सपर्ट उसको देखते हैं और अगर वो पाते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएंट म्यूटेशन ऐसा है जिसको कि पब्लिक हेल्थ की एस्पेक्ट से देखना भी आवश्यक है, तो वो हमको कम्युनिकेट करते हैं और हम उसको कम्युनिटी में देखते हैं कि इसका प्रभाव कम्युनिटी पे एक्चुअली में क्या पड़ रहा है। लेबोरेटरी ठीक है, जीनोमिक स्ट्रक्चर दूसरा है, तीसरा है कम्युनिटी में कैसा पड़ रहा है। तो हम कम्युनिटी के हिसाब से देख के अगर हम पाते हैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ, तो फिर हम दोबारा इसको फिर से शेयर करते हैं। सैंपलिंग की जो आपने बात कही वो एक मुख्य प्रक्रिया है और बहुत बार इस बात को कहा गया है कि सैंपलिंग हमारे यहाँ जीनोम सीक्वेंसिंग कम हो रही है। देखिए, कम या ज्यादा ये एक सब्जेक्टिव टर्म है, एक क्वालिटेटिव टर्म है। हमको एक स्टैटिस्टिकली वैलिड सैंपलिंग मेथड फॉलो करना चाहिए और वो हम WHO के द्वारा दिया गया मेथड से पहले सेंटिनल साइट बनाते हैं। सेंट्रल साइट का मतलब मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक प्रदेश में हमारे यहाँ 5 हॉस्पिटल हैं, अगर उन 5 हॉस्पिटल में पूरे प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स आ रहे हैं, तो हम उन सैंपल्स को रैंडमली उस 5 सेंटिनल साइट से पिक करते हैं और पिक करने के बाद उनको जीनोम सीक्वेंसिंग लैब, जो कि हमने हर प्रदेश के साथ अटैच की हुई है, उनमें सीक्वेंसिंग की जाती है और उनमें 6 से 7 दिन करीब लगते हैं सीक्वेंसिंग के। उसके बाद उसको IDSP को कम्युनिकेट करके हम स्टेट्स द्वारा शेयर करते हैं। तो ये हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। तो यानी ये टोटल सैंपल्स में से जितने भी जो सैंपल्स आप ले रहे हैं और जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ये एक तरह से प्रतिशत एक अंदाजा मिलता है, हमें तस्वीर मिलती है उसकी। जी हाँ, ये रिप्रेजेंटेटिव लेने का अर्थ ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में एक ही वेरिएंट शायद सर्कुलेट कर रहा है और उनमें से अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकाल लिया तो वो हमको ये एक इशारा देगा कि किस प्रकार का वेरिएंट या म्यूटेशन इसमें संभावित है। डॉक्टर अरोड़ा, एक जो बहुत लोगों को चिंता है जिस बात की इस वक्त, वो ये है कि दूसरी लहर उन्होंने देख ली, दूसरी लहर के बाद टीकाकरण पर अब बहुत जोर है, तो जिन्होंने टीका नहीं लगवाया था वो टीका लगवाना चाहते हैं। उनके सामने ऑप्शंस 3 वैक्सीन का है फिलहाल, हमारे कोई भी व्यक्ति जो लगवाना चाहे, लेकिन मन में सबके एक ही सवाल है और सवाल बार बार कहीं वो सोशल मीडिया में, कहीं जगह जगह उठाया जाता है कि ये जो वैक्सीन हैं, ये जो वेरिएंट हैं, जो म्यूटेशंस जो हो रहे हैं कोरोना वायरस में, उन पर कितनी प्रभावी होंगी। तो यहाँ पर मैं 2-3 बातें अपने दर्शकों को विश्वास दिलाना चाहूँगा। पहली बात, जब तक कोई वैक्सीन प्रभावी है तब तक ही वो राष्ट्रीय कार्यक्रम में रहेगी। जिस दिन वैज्ञानिक तौर पे ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वैक्सीन अब प्रभावी नहीं है, तो उस वैक्सीन का हमारे लिए कोई काम नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और हमारी जो इस समय 3 वैक्सीन हैं, साइंटिफिक स्टडीज होती रहती हैं। असल में हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता 2 तरह की पैदा होती है, एक दृश्य होती है जो दिखाई देती है और एक अदृश्य होती है जो नहीं दिखाई देती जी। दृश्य में हम इसको एंटीबॉडी कहते हैं और एंटीबॉडी के न्यूट्रलाइजिंग वो वायरस को कितना प्रभावित करती है, कितना उसको रोक के रखती है, एक तो वो वाला हिस्सा होता है, उसके बारे में ही हम ज़्यादा सुनते हैं। दूसरा है हमारे सेल के, टी सेल कहते हैं उसको, जो अदृश्य है। तो मेरे को लगता है दृश्य और अदृश्य के बारे में अगर हम देखें तो ज़्यादातर वैक्सीन्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन आती है वो दृश्य वाले, जो विजिबल इम्यूनिटी है एंटीबॉडी की, उसके बारे में आती है। क्योंकि बहुत से लोग वैक्सीन लगवाने के बाद वो करवाते रहते टेस्ट भी हैं, कराते हैं, एंटीबॉडी कराते हैं। कईयों को एंटीबॉडी नहीं बनती लेकिन इसका मतलब वो कोरोना से उनमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, ऐसा गलत है। अच्छा, ये देखा गया है कि जब कोई नया वेरिएंट आता है, जब वैक्सीन उसको लगी हुई है, तो 19-20 का फर्क आता है कि लक्षण वाली बीमारी होगी कि नहीं। जब मैं कहता हूं कि ये वैक्सीन 80% प्रभावी है, इसका मतलब लक्षण वाली बीमारी 80% में नहीं होगी, 20% में हो सकती है। वेरिएंट्स की वजह से ये 80 की जगह 70 पे आ सकती है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरी जो होता है कि
हमारा जो हम व्यक्ति जो है उसको गंभीर बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको अस्पताल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसको आईसीयू में दाखिल नहीं होने चाहिए और उसके दुर्भाग्य में मृत्यु नहीं लिखी हो। और ये देखा गया है कि हमारी सारी वैक्सीन्स इस मामले में, इन 4 मामले में, गंभीर बीमारी, अस्पताल में दाखिल होना, आईसीयू और मृत्यु के बारे में 90 से 100% तक प्रभावी रहती हैं तीनों वैक्सीन। तो इसका मतलब यह है कि एक आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारी सारी वैक्सीन प्रभावी हैं, तभी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम में चल रही हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि ये वैक्सीन अब प्रभावी नहीं है, तो ये बिल्कुल आश्वस्त रहें कि उसी दिन उस वैक्सीन को विड्रॉ कर लिया जाएगा। लेकिन सौभाग्य से पूरी दुनिया में जितनी भी वैक्सीन्स हैं, वेरिएंट्स के आने के बाद भी वो सीवियर डिजीज और डेथ के लिए पूरी तरह प्रभावी हैं। लक्षण वाले, अच्छा, क्योंकि कोरोना से जो माइल्ड डिजीज है वो जुकाम की तरह है। और उसमें 4-5 दिन बुखार हुआ, नाक बहा, थोड़ा सा खांसी हुई और उसके बाद ठीक हो जाता है। चिंता की बात और जो स्वास्थ्य के सिस्टम के लिए जो तहस नहस करता है वो है दाखिल होने की ज़रूरत, ऑक्सीजन की ज़रूरत और मृत्यु की ज़रूरत। तो हमारी जितनी भी वैक्सीन्स हैं, एक आम आदमी को बिल्कुल आश्वस्त होकर तुरंत वैक्सीन कराना है। ये बहुत कहना चाहिए एनकरेजमेंट वाली बात है कि पिछले 5 दिन में करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। रोज़ाना 60 लाख से ऊपर लोगों को टीका लग रहा है पिछले 6 दिन में, 5 दिन में। तो ये इसका मतलब ये है कि लोग टीका लगवाना चाह रहे हैं। और इसमें एक खास चीज़ है जी कि 18 से 45-44 वालों में बहुत उत्साह है कि वो अब आकर के बढ़कर लगा रहे हैं। और आज मैंने देखा कि करीब 31.5 करोड़ या 32 करोड़ के बराबर टीके लग चुके हैं और हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हमारा, जैसे कि डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि भाई 1 करोड़ लोगों को टीका रोज़ाना लगा रहा है और हमारे कार्यक्रम की पूरी क्षमता है कि 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा सके। हमारे कार्यक्रम के पास पूरी क्षमता है कि हमें जहाँ जहाँ जीनोमिक सर्वेलेंस करना है, एक रिप्रेजेंटेटिव तरीके से हम वो कर सकते हैं। हमारे पास ये क्षमता है कि कहीं भी सुरक्षा से संबंधित कोई लक्षण पैदा होते हैं उसको भी साथ ही साथ करा जा रहा है। तो ये कार्यक्रम अब हमारा मुख्य जो उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जनता, हमारे लोग इसको आगे बढ़ करके और बढ़ चढ़ करके इस टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा लें। बिल्कुल, ये बहुत आश्वस्त करने वाली बातें हैं जो आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंच रही हैं। हम डॉक्टर गुलेरिया के पास चलना चाहेंगे, उससे पहले हम दर्शकों को वो टेलीफोन नंबर बताना चाहेंगे जिस पर फ़ोन करके वो इन विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर नोट करिए। दिल्ली का STD कोड आप सभी को मालूम है 011 और स्टूडियो का नंबर 23097532। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर, आप फ़ोन करें और प्रश्न पूछें। डॉक्टर गुलेरिया, हम आपके पास आना चाहेंगे और जो बात बहुत विस्तार से डॉक्टर NK अरोड़ा ने समझाई है कि तीनों ही वैक्सीन इन सभी वेरिएंट पे बहुत प्रभावी हैं और ख़ास तौर पर जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसे अस्पताल ना जाना पड़े या ICU में ना जाए या मृत्यु ना हो, तो उन सब से ये वैक्सीन बचाती हैं। अब ज़रूरी प्रश्न ये है कि सेकेंड वेव के बाद बहुत लोग इन्फेक्ट हुए। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन की 1 डोज लग गई। अब उनके सामने समस्या ये है कि कई बार अब ये बातें कही जा रही हैं कि जिन्हें नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है उन्हें वैक्सीन की आवश्यकता नहीं है। अभी डॉक्टर सुजीत सिंह ने बात कही कि जो नेचुरल इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं। क्या करे कोई व्यक्ति, क्या समझे जिनको इन्फेक्शन हो गया है, डोज लगी थी 1, तो वो क्या दूसरी डोज लगवाएं? दोनों डोज नहीं लगी हैं तो क्या वो डोज लगवाएं और कब लगवाएं? तो बिल्कुल सही, अगर इन्फेक्शन भी हुआ है तो वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है और वैक्सीन से ही आपको लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल इम्यूनिटी मिलेगी। और वो आपकी जो, अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी मिली है तो वो ये समझ सकते हैं कि वो एक बूस्टर डोज है जिससे आपकी इम्यूनिटी और बेहतर हो सकती है। तो अगर आपको कोविड हुआ और आप कोविड से ठीक हो गए हैं तो ठीक होने के 3 महीने बाद आप अपना वैक्सीन लगा सकते हैं, चाहे वो पहला डोज हो चाहे वो बूस्टर डोज हो। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप पहला डोज लगा रहे हैं तो आप दोनों डोज लगाएं और अगर कोवैक्सीन लगा रहे हैं तो 4 से 6 हफ्ते में लगाएं और अगर कोविशील्ड लगा रहे हैं तो 12 हफ्ते के बाद 12 से 16 हफ्ते में लगा लें। तो ये जरूरी है कि ये नहीं समझे कि मुझे कोविड हो गया है तो अब मुझे वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ये गलत धारणा होगी क्योंकि कोविड होने के बाद कई दफा आपकी जो इम्यूनिटी आस्ता आस्ता कम हो जाती है और
फिर यही डर रहता है कि फिर से री इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उससे बचने के लिए आपको वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए, और जब भी आपकी बारी आए तो आगे आके वैक्सीन जरूर लगाएं। तो कितने दिन में आप कह रहे हैं? 3 महीने? 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद कोई विंडो है कि 3 से 4 महीने या 3 से 6 महीने, ऐसा कुछ है? 3 महीने के बाद आप 3, 3.5, 4, 5 जब भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। पर 3 महीने का गैप दें, उससे 2-3 फायदे हैं। एक तो आपकी जो रिकवरी है कोविड से वो हो जाएगी पूरी तरह से इम्यून सिस्टम की। दूसरा ये कि इतने महीने तक तो आपको डेफिनेटली कोविड होने के बाद इम्यूनिटी मिलेगी, और उसके बाद अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो और लंबी हो जाएगी, 3 महीने और आगे बढ़ जाएगी। तो उससे आपको वैक्सीन का जो प्रोटेक्शन है वो और ज्यादा देर के लिए मिल सकता है। ठीक। डॉक्टर सुजीत सिंह, एक बात बताइए, जो बात अभी डॉक्टर गुलेरिया ने थोड़ी देर पहले कही थी कि हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट को देखते हुए कंटेनमेंट जोन बनाना, जहां भी ये मामले आ रहे हैं, हॉटस्पॉट्स जहां भी होते हैं उन पर नज़र रखना, कंटेनमेंट जोन बनाना और टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये किस तरह से करेंगे? क्योंकि बहुत लोगों को ये भी कहते सुना गया कि पहले तो शुरू में हुआ था कि अगर किसी को कोरोना होता था तो उससे उसके कॉन्टैक्ट्स पूछे जाते थे। अभी सेकेंड वेव के दौरान तो हमने देखा कि ऐसा शायद नहीं हो रहा था। तो अब इसको आप कैसे करेंगे? क्या योजना है? और कंटेनमेंट जोन क्या अभी से आप बनाने की सोच रहे हैं या बना लिए आपने? देखिए, इसको थोड़ा सा हमको अच्छे साइंटिफिक तरीके से समझना। प्लीज बताइए। जब इन्फेक्शन एक रेट से ज़्यादा फैल जाता है जी, जैसे 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी, 30, जैसे दिल्ली में आपने देखा 30-32% तक पॉजिटिविटी रही। 32% का मतलब हर तीसरा आदमी दिल्ली शहर तो ऐसे में ट्रेसिंग और ट्रैकिंग होना मुश्किल है। कोई रोल नहीं है। टेस्टिंग का कैसे नहीं, होगा? ट्रैकिंग का देखिए, कॉन्टैक्ट फिर किसके ट्रेस करेंगे आप? हाँ। आप मुझे बताइए, हर तीसरा आदमी अगर इन्फेक्टेड है, ठीक कह रहे हैं। तो हम जो बात करते हैं कि 12 कॉन्टैक्ट, 15 कॉन्टैक्ट या 30 कॉन्टैक्ट, वो चीज रेलेवेंट नहीं बचती है। अब आइए आप बात के आज की तारीख में जो हम नया वेरिएंट है, नया वेरिएंट वैसे ही है जैसे कि एक नया इन्फेक्शन है, हमको मान के चलना चाहिए। Okay. उसका प्रभाव ट्रांसमिट, जैसा कि अग्रवाल साहब ने बताया कि पब्लिक हेल्थ के 3-4 इम्पैक्ट हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन तो वो देखने के लिए हमारे लिए आवश्यक है कि उसने जितनी भी जगह फैलाया हो उस इन्फेक्शन को, उसको हमें ट्रैक करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा फैलाने की संभावना कहाँ है? उसके परिवार में और उसके संपर्क में जो लोग पिछले 14 दिन में आए हैं उनके। तो इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग रेलेवेंट है, नंबर 1। नंबर 2 बात, जहां तक आपने कंटेनमेंट जोन की बात करी, अगर हमारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं पिछले 14 दिन के दौरान के हैं, तो हमको उसमें देखना पड़ेगा कि उनके कॉन्टैक्ट्स तब रेलेवेंट बन जाते हैं, और कंटेनमेंट जोन भी तभी रेलेवेंट है जब वो 14 दिन के अंदर वो इन्फेक्शन हुआ हो उनको। अगर उनको उतने दिन में नहीं हुआ है पहले इन्फेक्ट, क्योंकि आप वेरिएंट को जब तक डिटेक्ट करते हैं तो ये समय निकल जाता है यूजुअली, जो हमने देखा। अब जैसे मई के इन्फेक्शन के लिए आज अगर कोई आप कंटेनमेंट जोन बनाएंगे तो उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहूँगा, कंटेनमेंट जोन का हमारा ये आशय है कि उस जगह पे हम एक्सटेंसिव टेस्टिंग करें, जो भी पॉजिटिव निकले, जो सैंपल अप्रोप्रिएट हो, मतलब जिनकी सीटी वैल्यू 25 से कम हो, उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें, जिससे हमें एक सही अनुपात का आइडिया लगे कि ये कितने प्रोपोर्शन में ये नया वेरिएंट उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे कि हमने मई में इन्फेक्शन देखा था, उस जगह पे कितना फैल गया है। क्योंकि मई से जो है जो फैलाव होना होगा वो हो रहा होगा, तो उस फैलाव जो हो रहा है उसको हमें डिटेक्ट करना है। एक छोटी सी बात आपसे यहाँ हम और पूछ लें जल्दी से, क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं टेलीफोन लाइन पर, वो ये कि क्या ये बात सही है कि डेल्टा प्लस जो है वो उसमें जो रेप्लिकेशन है वो 15 दिन में हो रहा है, थोड़ा देर से हो रहा है, ऐसा कुछ है या नहीं? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा और कुछ नहीं है। इसमें ये नॉर्मल जैसे अब तक कोरोना वायरस व्यवहार कर रहा था, ये वैसे ही व्यवहार कर रहा है। डेल्टा वेरिएंट हमको एक तरह का ही ट्रांसमिशन देगा, चाहे वो डेल्टा प्लस हो चाहे डेल्टा हो। तो जो डेल्टा ट्रांसमिशन दे रहा था वही ये देगा। ट्रांसमिसिबिलिटी और ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, ट्रांसमिसिबिलिटी हमको बहुत ज्यादा डेल्टा वेरिएंट ने दी। अल्फा ने 50 से 70% दी, अल्फा के भी ऊपर 50% इसने ज्यादा दी, तो दुगने से भी ज्यादा। जी हाँ, डेल्टा वेरिएंट है, जो कि अरोड़ा साहब ने आपको बताया 2 से 3 गुना ज़्यादा सार्स वेयर से हमको मिली, और वही हमको एक्सपोनेंशियल सर्ज मिली। जिस तेज़ी से ऊपर गया आप देखिए उसी तेज़ी से ग्राफ नीचे भी आया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें जो ट्रांसमिशन मिलना था वो डेल्टा में मिल ही रहा है ऑलरेडी, लेकिन जो दूसरी चीज़ें हैं
वो हमको ध्यान करने की जरूरत है। एक और बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो गुलेरिया साहब ने भी कहा था और अरोड़ा साहब ने, लेकिन जनता की जानकारी के लिए, हम जैसे ही नया वेरिएंट डिटेक्ट करते हैं उसका कल्चर किया जाता है आईसीएमआर में और हमारे फरीदाबाद की लैब में। कल्चर करने के बाद उसका वैक्सीन पे एफिकेसी देखी जाती है और वैक्सीन पे एफिकेसी स्टडी करने के बाद हम लोग नेशनल प्रोग्राम को ये उसको मिलता है। तो जो नेशनल प्रोग्राम में वैक्सीन्स हैं, मतलब ये कि उनके ऊपर ये सब चीज़ें बराबर जांची जा रही हैं, एक साइंटिफिक प्रक्रिया अपनी चालू है। तो अगर साइंटिफिक प्रक्रिया में कोई ऐसा हमको सिग्नल मिलेगा तो वो जैसा कि अरोड़ा साहब बता ही रहे थे, तो अपने आप ही तो हमको जनता को सरकार की उपयोग पे और सरकार के द्वारा प्रचारित की गई वैक्सीन पे पूरा भरोसा करना चाहिए सेंसिटिविटी के दौरान। बिल्कुल। और फिलहाल एक हमारे दर्शक बेंगलुरु से गौतम हैं। गौतम जी बहुत स्वागत, क्या जानना चाहते हैं बताइए। गौतम जी सवाल पूछिए अगर आप फोन लाइन पर हैं। हेलो जी गौतम जी सवाल पूछ सकते हैं आप जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए। कैन यू हियर मी? या ऑफ कोर्स, वेरी right. It's so nice. Good evening all the doctors. My question is related to the Delta Plus new variant. Yes. Now I just returned back from US. I already taken my second dose of vaccine here, Swadeshi vaccine, that is Covishield. Okay. Now there are some reports which says that the Delta variant, even though the Delta variant will escape this vaccine and come and attack me. So still after taking the second dose of Covishield also, am I in danger zone? Number two, okay, whether the third wave has something to do with the Delta Plus variant. Thank you. Okay. डॉक्टर अरोड़ा, आप कोविशील्ड वाली बात का जवाब देना चाहेंगे? तो गौतम, योर क्वेश्चन इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड आई कैन अप्रिशिएट योर कंसर्न। मेरे को आपकी चिंता समझ आ रही है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि डेल्टा वेरिएंट, उसके बारे में इस कंट्री में कई स्टडीज़ हो चुकी हैं और ये देखा गया है कि एक डोज मिलने के बाद भी काफ़ी इम्यूनिटी शरीर में बन जाती है और 2 डोज के बाद तो बहुत ही अच्छी रहती है। और ख़ास तौर पे जैसे कि अभी पहले बताया कि कोविशील्ड लगवाने के बाद अगर आपको डेल्टा वेरिएंट इन्फेक्शन होता है तो आपको गंभीर बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। अस्पताल दाखिल होने की संभावना लगभग नील के बराबर हो जाती है या मृत्यु की संभावना। ऐसी स्टडीज़ अब 3-4 स्टडीज़ इसी कंट्री से उपलब्ध हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक डेल्टा प्लस का संबंध है, डेल्टा प्लस के बारे में अभी हम उसकी प्रकृति या उसका व्यक्तित्व या कैरेक्टरिस्टिक्स को अभी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। जो शुरुआती आंकड़े हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इस पे बड़ी पैनी नज़र रखी जा रही है। और अगर कुछ चिंता की बात होगी और इस समय जो एक्शन लिया जा रहा है, मैं उसको कहूँगा एज ए मेजर ऑफ अबंडेंट प्रिकॉशन, कि भाई हमें ये डेल्टा वाली सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए और इसलिए उस पर नज़र रखी जा रही है और बाकी कंटेनमेंट वगैरह का है। लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं कि उसके बारे में बहुत भयभीत होने की ज़रूरत है। जी डॉक्टर गुलेरिया, हम आपके पास आना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि जहाँ तक टीकाकरण को लेकर बात है, पूरे देश की जब बात करते हैं, आपने थोड़ी देर पहले कंटेनमेंट जोन और ज़्यादा सर्वेलेंस की आपने बात कही थी, क्या हमारा फोकस अब ऐसा भी रहेगा कि वो शहर या शहर में वो इलाके जहां हमें लगता है कि शायद कल को हॉटस्पॉट डेवलप हो सकता है, क्या वैक्सीनेशन को लेकर वो प्राइमरी फोकस अब रहना चाहिए? हम किस तरह से एक तो मुझे वैक्सीन लगवानी, मैं जाके वैक्सीन लगवा लूं, एक तो ये चीज़, लेकिन वैक्सीन लगाने के लिए क्या कुछ नई कुछ सोच और कुछ उसमें बदलाव किए जाएं? वैक्सीन लगाने के लिए इतना कोई बदलाव की जरूरत नहीं है जो मेरे ख्याल में, लेकिन हमें 2 चीजें करनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि अभी भी जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जिनमें कोविड के कारण डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं या आईसीयू में एडमिट होने के चांसेस ज्यादा हैं, वो लोग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, चाहे उनकी उम्र 18 से 45 साल की हो
तो मैं तो ये कहूंगा कि हमारी प्रायोरिटी जो होना चाहिए वैक्सीनेशन में, वो उन लोगों के लिए होना चाहिए जिनको मोर सिवियर कोविड इन्फेक्शन के चांसेस हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो चाहे वो अर्बन एरियाज में हो। और इसलिए उन लोगों को, चाहे गांव में बुजुर्ग लोग हों या उन लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, डायबिटीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस पे हैं, या जिनको और दवाइयों पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है और जिसके कारण उनको ज्यादा सीवियर कोविड इन्फेक्शन हो सकता है, उन लोगों को टारगेट करके उनको आगे लाना चाहिए कि वो अपनी वैक्सीन जरूर लगाएं, क्योंकि इन लोगों में ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो सकता है और इससे मोर्टेलिटी भी हो सकती है। डॉक्टर गुलेरिया, माफ कीजिए, यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। ये जो आपने बात की कि उनको ऐसा करना चाहिए, ऐसे लोगों को लाना चाहिए, लेकिन एक तरफ एक सच्चाई ये भी है, कार्यक्रम से पहले डॉक्टर अरोड़ा से एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि बहुत से लोग इंतजार में हैं, वो कहते हैं कि फला वैक्सीन आ जाए, फला वैक्सीन आ जाए, हम ये वाली लगवाएंगे। तो कुछ लोग ये सोचकर भी डिले कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही। ये तो रोज लोग टेलीफोन करके ये कहते हैं कि ये फाइजर वैक्सीन कब आ रही है, मैं तो फाइजर वैक्सीन ही लगाएंगे, और जब तक वो वैक्सीन नहीं आएगी तो मैं वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी तक हमारे पास जो भी डेटा है, चाहे वो वैक्सीन के बेसिस पे हो चाहे ट्रायल के बेसिस पे हो, उस पे वैक्सीन की एफिकेसी सारों की एक जैसी है। इसलिए जो आपको वैक्सीन मिल रही है आप वही लगाएं और आगे आके लगाइए, कि उसका वेट नहीं कीजिए। वेट करते करते अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया और इतना सीरियस इन्फेक्शन हुआ कि आप आईसीयू में पहुंच गए, तो आप यही कहोगे कि काश मैंने पहले वैक्सीन लगा ली होती। इसलिए मैं ये कहूंगा कि आप ये इस डाउट में ना रहे कि ये वैक्सीन ज्यादा बेटर है या वो बेटर है। सारी वैक्सीन की एफिकेसी लगभग उतनी ही है। जो हमारे वेरिएशन आती हैं एफिकेसी में जो हम पढ़ते हैं, वो स्टडी डिजाइन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सारी जो ट्रायल्स हैं उस पे जो स्टडी डिजाइन है उसके बेसिस पे एफिकेसी 80% भी हो सकती है और 94 या 95% भी हो सकती है। लेकिन सारी वैक्सीन जो है सीरियस इन्फेक्शन से, हॉस्पिटलाइजेशन से, आईसीयू एडमिशन से, डेथ से आपको प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, स्पेशली उन लोगों को जिनकी उम्र ज्यादा है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिसके कारण सीरियस कोविड होने के चांसेस ज्यादा हैं। डॉक्टर गुलेरिया, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी हम आपसे यहाँ ये ज़रूर चाहेंगे। जैसे हमने तीसरी लहर के बारे में बात कही, तो आपने बताया कि उसके आने की संभावना और किस तरह से, मतलब संभावना उसकी जो भी है कि कब आएगी, और दूसरी बात यह है कि वो इतनी गंभीर नहीं होगी। इसी के साथ जब बहुत से अंदाजे लगाए गए थे, इस तरह की बात हुई थी कि थर्ड वेव आने वाली है, कुछ हफ्तों में आ जाएगी, उसी के साथ एक और बात जो कही गई, और वो कहाँ से क्या आधार पर कही गई कि वो बच्चों के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। ये बात कहाँ से आई और किस तरह से इस बात ने नुकसान किया? तो ये तो मुझे पता नहीं कि ये बात कहाँ से आई, लेकिन मैं यही कहूंगा कि ये इस बात में कोई सच नहीं है जी। क्योंकि 2-3 इसके हमारे पास एविडेंस है। पहली चीज तो ये है कि अगर हम ये देखें कि फर्स्ट वेव या सेकेंड वेव में बच्चों में सीरियस इन्फेक्शन नहीं हुई। अगर हम अपने हॉस्पिटल का भी डेटा देखें तो जो भी बच्चे हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुए कोविड के कारण, या तो उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज थी, इम्यूनिटी उनकी कम थी, और कोई बीमारी थी, गुर्दे की बीमारी थी या कैंसर था, और इसलिए उनको ज्यादा सीवियर कोविड हुआ। हेल्दी बच्चों में माइल्ड ही कोविड रहा, वो बिल्कुल ठीक हो गए। ठीक है। दूसरा जो अभी और डेटा देख रहे हैं हम, एक हमारे सीरो सर्वे का डेटा था जो हमने कुछ सेंटर्स में किया और बच्चों में भी देखा, तो ये देखा गया कि बच्चों में भी काफी हद तक, बच्चों में 50% से ज्यादा बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। इसका मतलब उनको इन्फेक्शन हो चुका है, माइल्ड इन्फेक्शन हुआ और उनमें प्रोटेक्शन अभी है। उसके साथ साथ अभी जो एम्स में ट्रायल शुरू हुए, हम अब ट्रायल्स कर रहे हैं कोवैक्सीन की 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए। उसमें भी जब हम बच्चों को इनरोल करते हैं तो एक क्राइटेरिया है कि हम उनके जांच करके देखें कि उनको पहले कोविड तो नहीं हुआ, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज तो नहीं है। तो तब भी हमने देखा कि जो बच्चे वैक्सीन के लिए आगे आए, ऑलमोस्ट 50 से 55% ऐसे बच्चे थे जो वैक्सीन लगाना चाह रहे थे, लेकिन टेस्ट करके ये पाया गया कि उनमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं और उनको पहले से माइल्ड इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये सारे जो एविडेंसेस हैं यही सजेस्ट करते हैं कि बच्चों में माइल्ड इन्फेक्शन ही हो रहा है और वो आगे भी ऐसे ही रहेगा। ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि बच्चों में ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन होगा और अगली लहर में बच्चों को ज्यादा इफेक्ट किया जाएगा। चलिए, आप सब विशेषज्ञों से बड़ी आश्वस्त करने वाली बातें आज सामने आ रही हैं। और फिलहाल छत्तीसगढ़ से जितेंद्र अग्रवाल हैं हमारे एक दर्शक जिन्होंने फोन किया। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं, बताइए। सर प्रणाम सर, छत्तीसगढ़ से जितेंद्र अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी, आपको भी प्रणाम। मंच पर बैठे हमारे देश हिंदुस्तान की इतने उच्च
हस्तियों को सादर प्रणाम है। आपको मेरा भी एक प्रणाम। जी, कंफ्यूजन है प्रश्न सर कि देश में प्रचलित दोनों वैक्सीन जी जो उपयोग में ले रहे हैं, मेरे परिवार ने पूरे डबल डोज लगा लिया है, लेकिन वैक्सीन की सफलता का रेशियो 80 से 85% है सर। तो जो बचे 15% में हम लोग न रह जाएं, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्या हमें ब्लड टेस्ट एंटीबॉडी कराना चाहिए? और अगर हमारा एंटीबॉडी प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाया तो क्या हमें तीसरा डोज लेना चाहिए? कृपया इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे सर। ऐसा करते हैं, ये इनका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आप तीनों विशेषज्ञों से चाहूंगा छोटी छोटी टिप्पणी बारी बारी से। डॉक्टर अरोड़ा आपसे शुरू करते हैं, बताइए। तो जितेंद्र, आपने सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण, और दिन में कम से कम 20 आदमी ये सवाल पूछते हैं। तो हम बार बार ये कहना चाह रहे हैं कि पहली बात, एंटीबॉडी कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका लाभ केवल उस लेबोरेटरी को हो रहा होता है जो आपसे पैसे चार्ज करता है। नंबर 2, आप जो हैं कोरोना की जो गंभीर बीमारी से हैं, जैसा कि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, मैंने भी पहले कहा, हम सब उससे पूरी तरीके से, उसमें हमारे शरीर में रोधक शक्ति होती है, हमारी इम्यूनिटी होती है, और हमें सीवियर बीमारी या आईसीयू में दाखिल होने की आवश्यकता नहीं होती। मृत्यु की संभावना लगभग ख़त्म हो जाती है। हल्का इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, लेकिन वो एक ज़ुकाम की तरह है। तो समरी में यह है कि वैक्सीन लगवाने के बाद, चाहे कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड, आप पूर्ण तरह गंभीर बीमारी से सुरक्षित हो जाते हैं। डॉक्टर गुलेरिया, क्या कहना चाहेंगे इनको आप? मैं यही बात दोहराना चाहूंगा कि जो ये कह रहे हैं 85% या 90%, ये हम देखते हैं इन्फेक्शन की आपको प्रोटेक्शन कितनी, क्योंकि जो ज्यादातर स्टडीज आती हैं वो यही देखती हैं कि आप किन लोगों में कोविड हुआ और किन लोगों में कोविड नहीं हुआ। तो ये जो प्रोटेक्शन जो की बात कर रहे हैं वो इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इन्फेक्शन के साथ साथ आपको डिजीज से भी प्रोटेक्शन मिले। और दोनों में अंतर क्या है? इन्फेक्शन का ये मतलब हुआ कि आप किसी कोविड पेशेंट के संपर्क में आए तो आपको कोविड हो सकता है, लेकिन बहुत माइल्ड होगा, जुकाम नजला ही होगा, या आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके नाक और गले में वायरस पहुंचेगा, वो रेप्लिकेट करेगा, पर क्योंकि आपने वैक्सीन लगाई है, वैक्सीन से एंटीबॉडीज बनी है, वो एंटीबॉडीज आप वायरस को आगे फैलने नहीं देंगी, आगे बढ़ने नहीं देंगी, और आपको सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगी, आपको सीरियस डिजीज नहीं होगी। इन्फेक्शन होगी लेकिन डिजीज नहीं होगी, आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आईसीयू में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैक्सीन के कारण मृत्यु नहीं होगी। तो जो वैक्सीन की हम प्रोटेक्शन देख रहे हैं वो इसके कारण है। ठीक है डॉक्टर सुजीत सिंह, क्योंकि बहुत से लोगों को मन में ये प्रश्न रहता है। ये जी नहीं, बहुत सही बात प्रश्न किया इन्होंने, और बहुत बाकी चीज़ें तो दोनों डॉक्टर साहब ने बता दी। तीसरी बात मैं इन्हीं की रिपीट करूंगा, अरोड़ा साहब की, दृश्य और अदृश्य। अच्छा, वायरस का एक एनकाउंटर वैक्सीन के रूप में हो चाहे इन्फेक्शन के रूप में हो, वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, हमारी इमीडिएट रिएक्टिव एंटीबॉडी या न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी। दूसरा, हमारा मेमोरी सेल को जो एक्टिवेट करती हैं, जो मेमोरी सेल में की मेमोरी में ये चीज़ जाती है कि ये एक बाहरी प्राणी आया है, इसके खिलाफ मेरे को एंटीबॉडी बनानी है, तो वो मेमोरी में उनके चला जाता है और वही उनको आगे के उससे प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ये एक तीसरा पहलू है जो कि इन दोनों के एडिशन में है। तो मेमोरी सेल में तो वो डेफिनेटली गया है और वायरस का आपके शरीर के पहला एनकाउंटर हो चुका। ठीक है, वैक्सीन के बारे में हम ज़रूर जानना चाहते हैं, आने वाले दिनों में उसको लेकर क्या दृश्य बदलने वाला है, लेकिन उससे पहले पुणे से हमारे एक दर्शक हैं राजेंद्र। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका, जल्दी से प्रश्न कर लीजिए जी, समय कम है जी। अपने टीवी की आवाज भी कम कर दीजिए और सवाल पूछ लें जल्दी से। हेलो जी राजेंद्र जी, सवाल पूछें। हाँ सर, मुझको है ना काफी सालों पहले फीवर हुआ था, थ्रोट में थोड़ा पेन भी था, तो आई वेंट एंड टुक सम इंजेक्शन फ्रॉम डॉक्टर, आवर लोकल फैमिली डॉक्टर। उन्होंने इंजेक्शन दिया मुझको, पर वो इंजेक्शन के बाद थोड़ी देर के बाद आई कोलैप्स्ड। ओके, और फिर उन्होंने फिर से कुछ इंजेक्शन दिया, फिर हाफ एन आवर 1 आवर के बाद आई फेल्ट ओके, but उसके बाद whenever I went, he always said no injection. He always given me tablets and everything. So I'm little worried to take vaccine. Should I go for vaccine or should I just wait? Because I have little bit allergy also.
कि एक पेड़ पे से कुछ कीड़ा गिर गया था तो पूरे बदन पे एलर्जी हो गई थी। ठीक है, आपको तो ये what मालूम should I है do? आपको इंजेक्शन कौन सा मिला था जब आपको बुखार आया था? नहीं मालूम? पेनिसिलिन। ये पता नहीं सर, वो काफी सालों पहले हुआ था तो ठीक है। इंजेक्शन के बारे में रियली तो नाम नहीं पता है सर। ठीक है। आई डिस्कस हम डॉक्टर के साथ तो उन्होंने कुछ पेनिनसुला कुछ ऐसा पेनिसिलिन। डॉक्टर अरोड़ा, आप कह भी रहे थे धीरे से। जी तो जितेंद्र, ये अब आपको समझ आना चाहिए और मैं सारे दर्शकों से कि हर टीकाकरण पे इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा बैठने के लिए हम क्यों कहते हैं कि ये किसी को एलर्जिक रिएक्शन नहीं हो। तो जैसा कि आपने बताया कि आपको इंजेक्शन लगाया गया था और आप कोलैप्स हो गए थे, लेकिन आपका ट्रीटमेंट कर गया, आप ठीक हो गए। तो इसी वजह से अब आपको इंजेक्शन लगवाने में ज़्यादा चिंता नहीं, क्योंकि हर एक इंजेक्शन से रिएक्शन नहीं होता। वैक्सीन का जब आप लगवाने जाएंगे तो आधा घंटा की जगह थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार कर सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई रिएक्शन होता है, सीवियर एलर्जी, तो उसकी देखभाल करी जा सकती है। हर टीकाकरण केंद्र में दवाई उपलब्ध है और हर एक वैक्सीनेटर को ट्रेन किया गया है कि अगर किसी को ऐसा सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो, उसका तुरंत इलाज किया जाए और उससे जिससे कि कुछ अनहोनी ना होने पाए जी। और ये टीका लगवा सकते हैं आप, लेकिन देखभाल थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होगी। जी डॉक्टर गुलेरिया, समय लगभग अब ख़त्म होने को है। आपसे हम यहाँ ये समझना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में अगर हम वैक्सीन्स की बात करते हैं, क्या कुछ गेम चेंजर जैसी जो बात कही जाती है, बहुत बड़ा शब्द है वैसे तो लेकिन कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपको लगता है कुछ होगा, हो सकता है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो यही है कि हमारे यहाँ पे वैक्सीन की जो सप्लाई चेन है वो एकदम उसमें बढ़ोतरी आएगी, लोकल वैक्सीन की प्रोडक्शन बढ़ेगी, बाहर से वैक्सीन आएंगी, नई वैक्सीन हैं जैसे जाइडस कैडिला की वैक्सीन है वो भी मार्केट में आएंगी। तो वैक्सीन की जो सप्लाई है उसमें एक बहुत बड़ा उछाल होने के चांसेस हैं और उसके कारण ये गेम चेंजर हो सकता है। साथ साथ हमारी स्ट्रैटेजी और होगी कि हम और लोगों को रीच आउट करें और सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाएं। डॉक्टर अरोड़ा, मेरे हिसाब से 2 वैक्सीन जो हमारे लिए बिल्कुल नायाब रहेंगी और एक हमारे पूरे जो दृश्य है, वैक्सीन का परिदृश्य है देश में, वो परिवर्तन होगा। एक तो जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने कहा, डीएनए वैक्सीन आ रही है और 2-3 महीने सितंबर तक हमारी अपनी इंडिया की बनी हुई एमआरएनए वैक्सीन आएगी। अच्छा, ये जीनोवा कंपनी की है और ये हमारे कार्यक्रम के लिए ज़्यादा उपयुक्त है 2 से 8 डिग्री में। और मेरे को लगता है कि ये दोनों वैक्सीन हमारे पूरे वैक्सीनेशन के जो पूरा सिनेरियो है, कंटेक्स्ट है, उसमें बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। डॉक्टर सुजीत सिंह, अगर ओवरऑल हम बात करें वायरस को लेकर, सर्वेलेंस को लेकर और आने वाले दिनों को लेकर, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर तीसरी लहर आए भी, दूसरी तरफ जो टीकाकरण तेजी से चल रहा है, तो अब बहुत चिंता करने की भारत को आवश्यकता नहीं है। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा चिंता करने की ज़रूरत है। हम लोगों ने जो दूसरी वेव में सर्ज में देखा है, उससे न केवल आम जनता बल्कि सरकार, बल्कि सब आम जन को सबक लेने की आवश्यकता है और हमको इसी के अनुरूप ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार परिस्थिति बदल रही है या कैसे परिस्थिति को हम ज़्यादा क्लोजली देखें। तो सर्वेलेंस स्ट्रेंथन करेंगे, सरकार पूरे अपने प्रयास कर रही है, कोविड वैक्सीन भी लगवा रही है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कर रही है, लेकिन जनता को इसमें जरूर ये मान के चलना है कि अभी कोरोना गया नहीं है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुजीत सिंह, डॉक्टर एन के अरोड़ा, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, आप तीनों का बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, उसमें फ़ोन करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि चाहे जिसको इन्फेक्शन हुआ, चाहे जिसने वैक्सीन लगाई, अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, सफ़र अभी बाकी है, अभी हमें बहुत चलना है, क्योंकि इस वायरस को हराना भी है और इसको दुनिया से हटाना भी है। बशीर मेहताब का एक शेर है, वही कहते हैं, जिसे मंजिल समझ के रुक गए थे हम, वहीं से अपना आगाज़े सफ़र था। तो अभी चलते रहना है, हमें भी चलना है। धन्यवाद, नमस्कार। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़